साहिल भाई, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जी। प्रश्न एक किया जा रहा था कि पहला जो 21 लक्ष्य में से जो पहला लक्ष्य था कि जी। कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन होगा, और उस वो मार्गदर्शी सिद्धांत के तहत होगा जो अपराध मुक्त भारत मिशन ने अपराध मुक्त भारत की जो 5 सर्टेनिटी हैं उनके तहत जो है उसको आमूलचूल परिवर्तन होगा, जी। ठीक। जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से मात्र 3 दिन, अधिकतम प्रकरणों में 3 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा, और अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। अधिकतम 30 दिन वो सीमा रहेगी। आज जी। आदमियों को 30 साल में भी न्याय नहीं मिल रहा। एकदम सही। फिर फिर जो है उसकी चौथी सर्टेनिटी है कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन जी। हर अपराधी के बारे में उसे 100% जो है इंफॉर्मेशन, 360 डिग्री की इंफॉर्मेशन होगी, और उसके कारण वह हर भारतीय को राइट टू प्राइवेसी देगा। लेकिन जैसे हर फंडामेंटल राइट अपने आप में एक सीमित अधिकार है, वो जी। किसी ना किसी बंधन से बंधा हुआ है। जी। तो ये जो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है, ये भी एक बंधन से बंधा होगा कि जी। जैसे ही आप अपराध करेंगे, जी। आपका राइट टू प्राइवेसी विल सीज टू एग्जिस्ट। एकदम मतलब सही। एक अपराधी को राइट टू प्राइवेसी नहीं है। फिर जी। क्राइम फ्री भारत खुद ही उस व्यक्ति की एफआईआर भी दर्ज करा देगा, एविडेंस भी देगा, गिरफ्तारी भी करा देगा, और 3 दिन से 30 दिन में जो है उसको सजा दिलाना भी सुनिश्चित करेगा। इस ठीक। क्राइम फ्री भारत मॉडल में धन की वर्षा हो रही है, और जितना धन की वर्षा होगी उसका सम टोटल करके 2 गुना करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। और सही। यदि अपराधी देने की स्थिति में नहीं होगा तो ये लायबिलिटी जैसे संपत्ति ट्रांसफर होती है, जी। वैसे ही उसके बच्चों पे ट्रांसफर होगा। बहुत और बढ़िया। जो बच्चे हैं उनको उसी समय मैसेज में दिया जाएगा कि आपके पिताजी ने इतनी लायबिलिटी इस अपराध को घटित करने के कारण पैदा कर दी है। जी। यदि वो अपने जीवन काल में उसे ना भुगतान कर पाए जी। तो जो है वो आपको देना होगी। जी। तो बच्चों का भी काउंटर प्रेशर जो है अपराधी पर पड़ेगा, और अपराधी अपराध करने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और ठीक। फिर पांचवी सर्टेनिटी उसमें ये है कि जब अपराधी अपराध करने निकलेगा और आपको मालूम पड़ जाएगा और आप उसे अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर लेंगे, तो उसका पेट उसका भूखा क्यों रखा जाए। तो जी। भारत में हर व्यक्ति को, हर अपराधी को, हम्म। वैसे हर व्यक्ति को भी जी। रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा, जी। और उसे अपराध करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जी। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये जी। वहां पर हर जगह पर जी। आमूलचूल परिवर्तन के आधार बनेंगे। जी। और भारत में जो हमने दुष्टतापूर्वक जी। अपराधों को 3 भाग में बांट दिया गया है, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध और सिविल ऑफेंस, जी। इन तीनों को एक कर दिया जाएगा। सही। और अभी तो आप जा रहे हैं, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, या सिविल ऑफेंस में जो कि बरसों चलता है, 30 पीढ़ियों के पीढ़ी निकल जाती हैं और न्याय नहीं मिलता है, और जी। आपको भर भर के फीस देना होती है। एक जी। गरीब आदमी आज न्याय नहीं पा सकता है, और जी। यह बात बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट भी दोहरा जी। रहा है कि नहीं दोहरा है। सही। तो हमारा न्यायदर्शी सिद्धांत इस बात का होना चाहिए कि आप न्याय मांगने जाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप घंटी दबाएंगे, आपका जी। अपराध का पंजीयन हो जाएगा, उल्टा आपको पैसा मिलेगा। जी। ये नीति निर्देशक तथ्यों के तहत आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। जी। दूसरा जो है इसका मुख्य परिवर्तन होगा, जो आज की प्रशासनिक व्यवस्था है, जी। जिसे अंग्रेजों ने अपने हित साधने के लिए बनाई थी। जी। चंद मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों को भारतीयों के खिलाफ उपयोग करते हुए जी। उन्हें जो है लाटसाब बनाते हुए, अपारदर्शी बनाते हुए, गलत निर्णयों को उनके माध्यम से कराते हुए जी। जो व्यवस्था स्थापित की थी, जिसकी वही व्यवस्था आज भी आप पर थोपी। जी। आज आप एक बताइए
कोई भी गलत निर्णय, तो वो पहले तो आपकी सुनवाई नहीं करता है, फिर जी गलत निर्णय भी लेता है। आज तक आपने किसी एक व्यक्ति को गलत निर्णय लेने के लिए दंडित होते देखा? बिल्कुल नहीं आपने देखा, सही। हमारे कानून में प्रावधान ही नहीं किया कि यदि आप कोई गलत निर्णय लेते हैं या विलंब से निर्णय लेते हैं, तो आपके निर्णय से प्रभावित होने वाले विक्टिम को आपको अपनी जेब से क्षतिपूर्ति देना होगी। जी तो नई व्यवस्था के तहत व्यवस्था जो है पारदर्शी बनाई जाएगी, जी व्यवस्था जो है अकाउंटेबल बनाई जाएगी, जी व्यवस्था जो है आम आदमी की नीड के प्रति संवेदनशील होगी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि जो है व्यवस्था जो है इट विल बी सेंसिटिव टू द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द पब्लिक। जी और यदि वो विलंब से निर्णय लेती है या गलत निर्णय लेती है तो उसे कंपनसेशन देना होगा। जी हमारी जुडिशियल व्यवस्था अंधी नहीं होगी। आज जी आपकी जुडिशियल व्यवस्था का प्रतीक क्या है? एक व्यवस्था बैठी हुई है जिसने आंखों में पट्टी बांध के रखी हुई है। जी मैं आपसे पूछता हूँ, हमको न्याय देने वाली व्यवस्था अंधी क्यों होना चाहिए? हम बिल्कुल तो नहीं होना चाहेंगे कि चाहिए। हमको न्याय देने वाली व्यवस्था की हजारों आंखें होना चाहिए और जी उससे सत्य कभी छिपना नहीं चाहिए, और वो हर व्यक्ति को न्याय दे, ये उसकी जिम्मेवारी होना चाहिए। जी तो हमारा न्याय का प्रतीक ये अंधी महिला होना चाहिए, या न्याय का प्रतीक जो है चारों तरफ जो है ना आंखें ही आंखें हों, जिससे कुछ छिपा ना जाए, और जो 3 दिन से 30 दिन में न्याय दे आप? नहीं, इस पे तो मैं ये जवाब दूंगा कि जो न्यायालय की जो प्रतिमूर्ति है उसमें जो आंखें में पट्टी है, मेरे ख्याल से वो इस सेंस में है कि न्याय देते वक्त किसी पक्षपात को नहीं महसूस करेगा आदमी कि किस जात का आदमी है, मेरे परिवार का इसमें आदमी अपराधी है। पक्षपात से ज्यादा न्याय के ऊपर जोर होना चाहिए। जब आप जी न्याय कर रहे हैं तो न्याय में पक्षपात के लिए जगह कहाँ बची हुई है? जी, तो मैं आप वही ये कह बताइए, रहा हूँ। आप नहीं, जस्ट ए मिनट, देखो उनके लॉजिक को मत समझो, अपने लॉजिक को समझने की कोशिश करो कि जब जी आप न्याय कर रहे हैं तो जी, न्याय करने में पक्षपात के लिए कोई जगह है क्या? नहीं, पक्षपात के लिए जगह बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जो है ये है कि जो न्यायमूर्ति होगा, न्यायाधीश होगा, जिम्मेदारी के पद पे होगा, फैसला देने वाला होगा, वो किसी की शक्ल सूरत रिश्ता नहीं देखेगा। हम उस तो सेंस में हम तो पट्टी लगाई हम गई तो है। उल्टा कह रहे हैं कि वो चक्षुदर्शी होगा, जी हजारे आंखें होंगी, और जी यदि उसको जरूरत पड़ती है तो वो जी खुद जाके मौके पे देखेगा कि किसने जी क्या कहा, और मौके पे वो जो हम न्याय दे रहे हैं वो सच में न्याय जी है कि नहीं है। जी हमने जो है ना पैर में जो है ना पाजेब पहन के रखी है कि हम जो है ना न्यायालय से चल के मौके पे खुद नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल देखना चाहिए। तो इसलिए अब आंखों पे पट्टी वाला जुडिशियल व्यवस्था नहीं होगी, राइट? ये न्याय, जब आप न्याय कह रहे हो तो न्याय में पक्षपात के लिए जगह ही नहीं बचती है। जी जो यदि यदि कुछ में कुछ पक्षपात हो रहा है तो वो न्याय हो ही नहीं सकता, वो तो अन्याय हो जाएगा। हो जाएगा कि जी, नहीं हो जाएगा? हाँ, लेकिन आज अभी हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें तो यही हो रहा है ना, तो न्याय जो थोड़ी हो रहा है, वहाँ तो अभी जो फैसले हो आंखों पे पट्टी बांध के भी अन्याय कर रहा है ना वो। बिल्कुल, मैं वो कह रहा हूँ, वो व्यवस्था बदलना और आपको ये भी मालूम है कि वो मिली भगत से कर रहा है, और कई बार तो घूस खा के कर रहा है। चाहिए। बिल्कुल सही बात। और वो घूस जो है ना न्यायालय में उसकी आंख के नीचे खाई जा रही है, बिल्कुल सही बात। उसकी इवन जो है ना पेशी लगाने में घूस खाई जा रही है। बिल्कुल सही बात। तो फिर तो हमें इस व्यवस्था को आमूलचूल बदलना ही होगा। जी तीसरा बड़ा आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था में होगा। जी लॉर्ड मैकाले ने जिस व्यवस्था के तहत ये इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया था, उसके लिए 1780 पेज की एक रिपोर्ट 3 साल अध्ययन करने के बाद उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की थी। जी मुझे लगता है कि वो 1780 पेज की रिपोर्ट का सार जो है हर भारतीय को पढ़ाना चाहिए। जी तब उसे मालूम पड़ेगा कि भारत कहाँ पर था। जी यदि हम लॉर्ड मैकाले की भाषा में कहें, जो उसने 2 फरवरी 1835 को पार्लियामेंट के अंदर जो दी थी, उसका ओपनिंग रिमार्क था कि आई ट्रेवल्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द इंडिया एंड आई डिड नॉट फाइंड इवन अ सिंगल बेगर और ए पुअर मैन। मैं आपसे साहिल साहब पूछता हूँ, 2 फरवरी 1835 बहुत दूर की बात नहीं है, अभी 200 साल नहीं हुए हैं। जी
जिसमें से 75 साल तो आजादी के बाद के हैं, राइट। जी तो जी इतने कम समय में ऐसी क्या लुटाई की गई इन अंग्रेजों के द्वारा जी कि हमारे लोग जो है एक नहीं बल्कि कई भुखमरी के शिकार हुए, जिसमें जी लाखों लोग जो है काल कलवित हो गए। इस जी, बात पे हमें मंथन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और ये जो रिपोर्ट है, ये किसी भारतीय ने पेश नहीं की थी और भारत की जमीन पे नहीं की थी, ना भारत की जमीन पे चर्चा की है। ये जी सब चर्चा जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुई है। तो जी, भारत के हर नागरिक को उस पर चिंतन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कि पहले 16 या 18 विधाओं में पार एक्सीलेंस प्राप्त किया था, कम से कम हमें 2 फरवरी 1835 की स्थिति में तो आ जाना चाहिए। और चूंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऋषियों ने जो, क्योंकि वो मेडिटेशन करते थे, लिहाजा हमारे ऋषियों को दृष्टा कहा जाता था। तो जो उन्होंने देखा वो लिख दिया। जी लेकिन आम आदमी उस लिखे को सार्वभौमिक सत्य मानने के साथ साथ यदि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उस बात के आज जो आम व्यक्ति को समझने वाले साइंस के आधार पर उसको प्रमाणित भी कर दे, तो जी सोने में सुहागा हो जाएगा। तो क्राइम फ्री भारत का जो तीसरा लक्ष्य है कि इंडियन एजुकेशन एक्ट बदलेगा और नया एक्ट आएगा जो वैदिक गुरुकुल, ये वर्तमान जो है ना जो आपको दिखाया जाता है वैसा नहीं, जो वैदिक गुरुकुल है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इंटीग्रेशन करते हुए भारत को बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाते हुए विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। ये विश्व गुरु जो बनना एक स्लोगन नहीं होगा, एक नारा नहीं होगा, एक यथार्थ स्थिति होगी और बहुत कम समय में ये डूएबल। जी, तो ये तीसरा लक्ष्य ये है। इस तीसरे लक्ष्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एकदम ठीक है, ये बदलना चाहिए शिक्षा व्यवस्था ओके। पूरी तरह। चौथा लक्ष्य क्राइम फ्री भारत है, जिसके बारे में 5 सर्टेनिटी के बाद अपन ने चर्चा भी कर ली। धन जी की वर्षा कैसे होगी ये भी चर्चा कर ली। जी और उसमें जो हम धन की वर्षा करेंगे उसका सम टोटल करके 200 मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल करेंगे। और जी इसके छोटे छोटे ढेर सारे और मॉडल्स हैं, अकेला इतना जी यही नहीं है, और जी छोटे छोटे मॉडल्स हैं। उनसे से कम 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू जो आज सरकार सभी माध्यम से वसूल करती है, उससे 10 गुना धनराशि आ जाएगी। और जी 10 गुना ज्यादा धनराशि करेंसी फ्री, पेपर करेंसी फ्री भारत से आएगी। जी तो जब भारत के पास 20 गुना ज्यादा राशि आज की तुलना में अवेलेबल होगी, जी तो उसे अपने देशवासियों से कोई टैक्स क्यों वसूल करना चाहिए। तो क्राइम फ्री भारत का कहना है कि भारत जो है टैक्स फ्री भी होगा। जी और क्राइम फ्री भारत का मानना है हर अकाउंट का, इसका मॉडल भी हमने बना के रखा है, जी हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे। जी एक अकाउंट होगा अर्निंग अकाउंट और जी दूसरा होगा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। जी तो जब आप किसी विपत्ति में होंगे तो आपको कर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी आपका ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट आपसे बिना पूछे जी अपने कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में पैसा डेबिट करके आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। बहुत तो बढ़िया। भारत जो है वो कर्ज मुक्त देश भी होगा। जी भारत में किसी को कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, किसी को कर्ज की अर्जी नहीं लगाना होगी। जी और जब आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा और जी सिस्टम कोई जो भी सहायता तय करेगा कि 5 बार 10 बार, जैसे ही उतनी बार आप जो को यदि डेबिट करके अपने चेक को क्लियर करना पड़ा या आप बीमार पड़ गए तो आपको उसके लिए पैसा निकालना पड़ा, जी तो सिस्टम चल के आपके पास पहुंच जाएगा। बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स से लेके बाकी जितने भी जो है ना अभी जनता पे अत्याचार करने वाले काम हो रहे हैं, जो जी रेड करके गलत आकलन करके आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी दिखाते हैं और आपको जी क्रश कर देते हैं, आपका अकाउंट जो है ना सीज कर देते हैं, आपको जी बर्बाद कर देते हैं। अब उनको जो है ना वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो जी इन बेरोजगारों को पुनर्शिक्षित करके जी वो जो है ना आपके पास पहुंचेंगे और उनकी जिम्मेवारी होगी कि वो आपकी समस्या को समझे और आपका निदान करें। तो भारत में कोई दिवालिया भी नहीं होगा। जी आप इस तर्क से कहाँ तक सहमत हैं?
कहाँ तक आप ऐसे भारत को चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें देखिए बहुत सारी बातें कह दी गई हैं। एक तो बात कह दी गई है कि भारत में कोई टैक्स नहीं होगा। जी दूसरी इसमें बात कह दी गई है कि भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी। जी तीसरी इसमें बात कह दी गई है कि भारत में किसी को कर्ज नहीं लेना होगा। जी उसको पैसा तो निकलना पड़ेगा, उसके ना होते हुए भी पैसा लेगा, लेकिन वो कहीं उसे आवेदन नहीं लगाना पड़ेगा, वो उसके जी अकाउंट में अपने आप हो जाएगा और जी उसकी अर्निंग बढ़ के वो अपने आप सेटल भी हो जाएगा। तो जी उसे किसी के प्रति दीन भावना उसके द्वारा जो है ना अपने हित में बनाए गए किसी बैंक एग्रीमेंट पे साइन ना करना पड़ेगा, उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ऐसा भारत होगा जहाँ पे कोई व्यक्ति दिवालिया चाहकर भी नहीं हो पाएगा। सही है। मतलब वो दिवालिया हो ही नहीं पाएगा, सिस्टम उसे दिवालिया नहीं होने देगा। भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा। तो इस बिंदु पर आप कुछ विवेचन करना चाहेंगे क्या? नहीं, ये तो बहुत बड़ा ब्रॉड विजन से ये चीज़ आपने तैयार की है और सब चीज़ें कवर की हैं। इसको आप यूँ समझ लीजिए कि हर नागरिक सम्मानीय होगा, आत्मनिर्भर होगा, पैसे के लिए उसको जो है जलील नहीं होना पड़ेगा, लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। एक ऑटोमेटिकली सिस्टम ऐसा आप जो है दे देंगे समाज को कि विपत्ति की स्थिति में जो है उसको आर्थिक सहायता ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो इससे बढ़िया सिस्टम और क्या हो सकता है। और उसे किसी आईएएस पीएस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और सीएम के सामने या किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। बिल्कुल समझ वो ये एकदम बढ़िया है। अब जो है इस क्राइम फ्री भारत का अगला विजन है क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल, जो जी कह रहा है कि एक साजिश के तहत मैं बड़े भारी मन से कई बार एक आरोप जो है मैं अपने डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के ऊपर लगाता हूँ जी कि क्या हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक जी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, जी क्या वो किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश के शिकार हुए थे? जी क्या उनके माध्यम से इस देश में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को थोपा गया? जी क्योंकि जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जिसे जी हमारी देश की जनता पर जो है बेशर्मी से उस समय थोपा गया और जी ये बताया गया कि उससे हमारी भूख कम हुई, जबकि आज का सिद्धांत ये बता रहा है, आज की साइंस ये बता रही है कि जी उसके जो है केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से हमारी फूड चेन विषाक्त हो गई है। एकदम सही है। उससे हमारी मिट्टी के जो बहुत अच्छे जो है खुशबू देने वाले, हमारी मिट्टी को जीवित रखने वाले, हमारी मिट्टी का कार्बन कंटेंट जो है 0.9 और उसके ऊपर रखने वाले जो जीवाणु थे वो खत्म हो गए हैं और इसकी सेल से जो मिट्टी की लेयर पे कड़ापन आ गया है। आप याद करिए, पहले बैलों से हम बड़ी आसानी से बखर कर लेते थे, राइट? सही सही फिर बात जो है। है कम पावर का ट्रैक्टर आया, आज जी हमें उसी मिट्टी को प्लो करने के लिए भारी भरकम ट्रैक्टर लगाना पड़ रहे हैं, जी सही अलग बात है। पावर के लगाना पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मिट्टी जो है वो जीवाणु रहित हो गई है, उसका कार्बन कंटेंट गिरकर जो है 0.1 0.05 पे पहुंच गया है, वो लगभग मृत प्राय हो गई है, ऊसर हो गई है। इसने जी हमारी फूड चेन में जो है ना विषाक्त पैदा कर दिया है। यही कारण है जहाँ ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है वहां जी पर कैंसर ट्रेनें चल रही हैं। जी और हम बेशर्मी से, बहुत जी बेशर्मी से हर जगह जो है हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं, गायों में, भैंसों में, बकरियों में, मुर्गियों में, फलों में और सब्जियों में, जो कि कैंसर कारित करता है। जी आप ये बताइए, इस हरित क्रांति का और जो एक केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर ने हमारे जीवन में गाय का और बैल का जो है महत्व ही खत्म कर दिया, राइट? जी और जी उसके कारण जो है आज आप देखिए कि हम 16 करोड़ लीटर दूध ही प्रतिदिन पैदा कर रहे हैं और जी हमारा कंजम्पशन, जब हमारे जी बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है जी तब 65 करोड़ लीटर है। जी तो जो 16 करोड़ लीटर है और जो बचा हुआ 50 करोड़ लीटर दूध आ रहा है, जी वो कहाँ से आ रहा है? वो हार्मफुल केमिकल और यूरिया आदि से बनाया जा रहा है, जिसके बारे में रिसर्च कह रही है कि यदि ऐसे जो है ना प्रोडक्ट का 4 साल तक सेवन करेंगे तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। जी हमें जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो हानिकारक केमिकल से के मॉलिक्यूल से बन रही हैं
और जी वो जो है स्वयं बीमारी का जनक है। आप याद करिए, जी विदेशों में बड़ी आसानी से कोई एंटीबायोटिक नहीं देता है। जी आपको ये खांसी से लेके हर चीज में एंटीबायोटिक सबसे पहले घुसेड़ते हैं। जी और आप पहले याद करिए, एंटीबायोटिक की डोज पहले 3 दिन चलती थी, फिर 5 दिन हुई, फिर 7 दिन हुई, अब 10 दिन हुई और 15 दिन हो गई है। जी वो आपके अंदर के जो बायो सिस्टम है, जो जी जीवाणुओं के कारण आपका पाचन से लेके हर चीज, जी वो जीवाणुओं पर निर्भर करती है। जी आपने ना एंटीबायोटिक से उन जीवाणुओं को मार दिया, जी। तो उसने तो आपको बीमार कर दिया है भैया। अब इस पे हम अपने विचार रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। जी आपने जो कहा कि स्वामीनाथन जो हैं वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के शिकार रहे होंगे, ये आपने आरोप लगाया। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं तो कि चिंतन कर रहा हूँ, मैं आरोप नहीं, मैं नहीं अपने नहीं आप मैं से पूछ रहा हूँ कि क्या अरे वो मैं दूसरी शिकार चीज थे? कह रहा हूँ सर, सुन तो लीजिए। हाँ जो भी चीजें देश में लागू हुई हैं बहुत तेजी के साथ, जनहित के लिए, किसान हित के लिए, जनता समाज हित के लिए और देश की उन्नति के लिए, उसमें अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र शामिल रहे हैं। उदाहरण के तौर पे ये हरित क्रांति जिस तरह से की गई, और आज जो है पूरे विदेशों में लोग जो है उस तरह की जो है ऑर्गेनिक खेती को महत्व दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो सदियों से ऑर्गेनिक खेती ही होती थी। हमारे यहाँ तो सदियों से ऑर्गेनिक खेती ही होती थी। पेस्टिसाइड जो है इस्तेमाल करके फसल को जो है बढ़ा दिया गया कि, और उर्वरा शक्ति खत्म कर दी गई, ताकि जो है जो पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां हैं वो यहाँ करोड़ों रुपए जो है कमाएं और यहाँ की जनता को नपुंसक बनाएं, और देश के किसानों की आय दुगनी और फसल ज़्यादा करने के चक्कर में सब्सिडी देने लगी सरकारें। और आज ये स्थिति है कि जो मॉडल आपने बनाया है किसानों को लेके, उस मॉडल पे अगर चलें तो किसानों की फसल जो है दुगनी हो जाए, कमाई दुगनी तिगनी चौगनी हो जाए, 10 गुनी हो जाए स्टेप बाय स्टेप। और ये तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, कितनी बेशर्मी की बात है। इससे तो किसानों का जो है ना भला हो सकता है और ना देश का भला हो सकता है। पेस्टिसाइड से उगाई हुई सब्जियां और अनाज खाने से हमारे नौजवानों की जो मारक क्षमता है, जो रेजिस्टेंस पावर है, वो ख़त्म हुई है। और जो हम लोग जो है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो दवाइयाँ पहले 3 दिन से मुश्किल से दी जाती थी एंटीबायोटिक, अब कंटिन्यू चल रही हैं। वो दवाइयों से भी जो है लोग तो जितना पैसा हम जो है पेस्टिसाइड जो है मंगाने में खर्च करते हैं और फसल को दुगना तिगना करने के चक्कर में जितना हमें फ़ायदा नहीं होता है, उससे 10 गुना हमारा नुकसान होता है। हमारी युवा पीढ़ी बीमार होती है, लोग समय से पहले बुढ़े होने लगते हैं, ताकत ख़त्म हो जाती है, वो खाने में वो टेस्ट नहीं रहा। बचपन में हम लोग जो अमरूद आम और सब सब्जियां रोटी खाते थे तवे पे पका के, चूल्हे पे मिट्टी के, वैसी रोटी जो है मिलती नहीं है। अब बड़े बड़े 5 स्टार होटल जो है अपने यहाँ बाजरे और मक्के की रोटियां बना के परोस के देते हैं और लाखों रुपए बिल लेते हैं। उसको एंटीक चीज बना दिया गया है। बाबा रामदेव जैसे लोग भी ऑर्गेनिक खेती करते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक खेती में जो है हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं रह जाते हैं। अपने देसी तरीके से जो है मिट्टी को उर्वरा किया जाता है और वो आम अनाज और सब्जियों के मुकाबले महंगे होते हैं फल और अनाज। लेकिन जो हम लोगों की परंपरा थी उसी को अगर हम लोग कंटिन्यू करते तो विश्व में आज हम लोगों का खेती और अनाज उत्पादन में अलग तरह का दबदबा होता। सिर्फ अंग्रेज़ों ने बेवकूफ़ बनाने के लिए स्वामीनाथन जैसे लोगों को आगे कर दिया और उनकी मार्फत जो है किसानों को और देश के भ्रष्ट नेताओं को जो है सेट कर लिया और पेस्टिसाइड जो है पूरे देश में उतार दिए गए। उसका यही नतीजा है कि बहुत बड़े बड़े घोटाले भी जो है, यूरिया घोटाला भी हुआ था कांग्रेस के शासन के काल में, और किसान लोगों को सब्सिडी देने के नाम पे भी बंदरबाट होती है। तो ये जो है हरित क्रांति के वो जनक नहीं थे। उन्होंने फसल जो है पैदावार ज़रूर कर दी। जैसे ये तो वही बात है कि किसी नौजवानों को ये कह दिया जाए कि तुम पड़ोस के मुल्क से
डकैती डाल के पैसा ले आओ, इतना % सरकार तुम्हें दे देगी उसमें। तो ये तो वही बात है कि स्वामीनाथन जैसों को जो है मल्टीनेशनल कंपनियों ने, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों ने अपना मोहरा बनाया और उनके थ्रू हरित क्रांति का जो है डंका बजवाया, जो कि छदम था, झूठा था। फसल बढ़ जाने से हरित क्रांति नहीं हो जाएगी, ना किसानों का भला होगा, ना खाना खाने वालों का भला होगा, उससे लोग बीमार ही हो रहे हैं, यही वजह है। लेकिन आप जैसे विद्वानों के होते हुए हमारी सरकारों को तुरंत प्रभाव से पेस्टिसाइड और इस तरह की जो विदेशी कंपनियों के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, खाद सामग्रियां, उन पे जो है रोक लगाना चाहिए और पूरी तरह से जो है ऑर्गेनिक खेती, परंपरागत खेती को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, तभी जो है हमारा देश आगे बढ़ सकता है। आपने आचार्य देवव्रत जी का नाम सुना है क्या? जी नाम सुना है, लेकिन उनके प्रवचन उतने नहीं सुने, आप बता दीजिए। आचार्य देवव्रत जो है इस समय सिटिंग गवर्नर हैं गुजरात के। जी। वो अन्य राज्यों के, हरियाणा, शिमला, जो है हिमाचल प्रदेश वगैरह के भी गवर्नर रहे हैं, राइट? जी जी। और वैसे तो वो आचार्य हैं, किसी गुरुकुल वगैरह के आचार्य रहे हैं जी। और उसके बाद जो है ना वो गवर्नर बने हैं जी। लेकिन उन्होंने जो अपने गुरुकुल की भूमि थी जी। उस जो कि उनकी ऊसर हो चुकी थी, जी। उसे जो है जीवा अमृत, घन अमृत आदि का यूज करके जी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को जी आश्चर्यचकित करते हुए उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाई है। जी। और जो बटिए पे वो देते थे किसानों को, जिसमें किसानों ने उसको पूरा खराब करने के बाद उसको लेने से भी मना कर दिया, उस जमीन से 1 साल के अंदर उतनी ही फसल पैदा कर ली जो वो फर्टिलाइजर्स और सब चीज को डाल के करते थे। और बाद में तो हमारी सरकारों को जो है इसको आगे प्रोग्राम को लेके चलना चाहिए। एक मिनट, मैं उसी मुद्दे पे ले जा रहा हूँ। जी। उनका एक हमने लाइव जो है कॉन्फ्रेंसिंग देखा और उस कॉन्फ्रेंसिंग में माननीय नरेंद्र मोदी जी भी सम्मिलित थे और मैं भी। अरे बहुत बढ़िया, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। हाँ, सब ये सब डिजिटली सम्मिलित थे, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो रही थी वो। जी। और उसमें जो है आचार्य देवव्रत जी ने ये समझाया कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से मिलके उन्होंने जो रिसर्च की, वो रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें बहुत जोर से ध्यान देने की जरूरत है। जी बताइए आप। और उन्होंने ये बात जो है उस कॉन्फ्रेंस में शेयर की। उन्होंने इसके बात के ऊपर किताब लिखी जो मुफ्त में अवेलेबल है, डिजिटल फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, ठीक है? जी। तो उनकी जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से मिलके जो रिसर्च की, वो उन्होंने डिफरेंट तरीके की गायों पर की, राइट? जिसमें भारतीय नस्ल की देसी गाय भी सम्मिलित थी। जी। तो उन्होंने ये पाया कि बाकी गायों के गोबर में जीवाणुओं की संख्या बहुत कम है, बहुत ही कम है। लेकिन देसी गाय के गोबर में, जिसको हम वैदिक समय से कहते हैं कि लक्ष्मी जी गाय के गोबर में विराजित हैं। यदि आपने सुना होगा, गाय के हर अंश में जो है ना कोई देवी देवता थे और लक्ष्मी जी लेट हो गई अपनी युगों में, तो वो उनको कोई जगह नहीं मिली। तो वो जब गाय माता के पास पहुंची तो गाय माता से कहा कि भाई मुझे भी कोई जगह दे दीजिए, जब सभी देवी देवता बैठ गए तो मैं बाहर अकेली क्या करूंगी। तो उन्होंने कहा, माता आप तो सभी संपन्न हैं, आप जहाँ पे आपको जगह दिख रही है बैठ जाइए आप। तो लक्ष्मी जी को गोबर में विराजित होना पड़ा। सच में गाय का गोबर जो है, देसी गाय का गोबर लक्ष्मी जी का प्रतिरूप है। ये बात जो है आचार्य देवव्रत ने सिद्ध की है साइंटिफिक रिसर्च से, और वो भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ मिलके। उन्होंने ये सिद्ध पाया कि 1 ग्राम गोबर में, 1 ग्राम कितनी छोटी संख्या होती है, कितना छोटा होता है? बहुत मामूली। तो 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ भूमि के लिए लाभदायक जीवाणु, 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं। अरे बाप। और देसी गाय जो दूध नहीं दे रही है उसके 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ जीवाणु हैं। बताइए, इतना बड़ा एसेट मौजूद है और हम लोग जो है उनको नहीं, इसमें समझने की बात है कि यदि आपसे पूछा जाए
कि आपके लिए कौन सी गाय महत्वपूर्ण है, तो आप किसे महत्वपूर्ण कहेंगे? देसी गाय को। नहीं 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 नहीं, हाँ। देसी गाय जो दूध ना दे रही हो, क्योंकि इसकी जो क्षमता दूध में जाती है वो गोबर में आ जाएगी। वो जो है जीवाणुओं की संख्या बढ़ा देती है जी। गाय दूध नहीं देती है तब। बिल्कुल तो सही है। जो देसी गाय महत्वपूर्ण है, और देसी गाय जो दूध नहीं दे रही है वो दूध देने वाली गाय से ज्यादा महत्वपूर्ण। एकदम सही। राइट। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है उन जो दूध ना देने वाली गायों को संरक्षित करना चाहिए, गौशाला बनाना चाहिए, उनको आहार देना चाहिए, उनके गोबर का इस्तेमाल खेती में करना चाहिए। आज जो है हमारी वही गायें उपेक्षित होकर रोड पे बैठती हैं, एक्सीडेंट का कारण बनती हैं, उन्हें चोट लगती है। आज मैं जो है प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने जाता हूँ और मुझे गाय इनवेरिएबली घूरे पर बैठी मिलती है। जी। तो जो कहा, एक गाना आपने सुना होगा ना कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। यही चल रहा है, लगभग यही चल रहा है। ऐसा कलयुग ऑलरेडी पहुंच गया है। जी। और अब हम मूल मुद्दे पे आते हैं कि उस कॉन्फ्रेंस में जब माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मिलित थे जी, तो उन्हें अगले दिन से केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर जो अभी सब्सिडी दे रहे हैं उसे तत्काल बंद कर देना चाहिए थी कि नहीं? एकदम बंद कर देना चाहिए थी, एकदम बंद कर देना। और सभी विभागों को लगाकर हमें जो है जीवा अमृत, घन अमृत, केंचुए, और आजकल एक और चीज हो गई है जो शायद पहले उस समय विकसित नहीं थी, जिसे कहते हैं माइक्रोब कल्चर। जी। ऐसे जीवाणु उपलब्ध हैं और अब उनको कल्चर कर लिया गया है और उनको कंडेंस फॉर्मेट में, पाउडर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम जब चाहें तब उनको जो है ना रिकल्चराइज कर सकते हैं और उनको ग्रो कर सकते हैं, जिनमें ये क्षमता है कि वो वातावरण से सीधे न्यूट्रेंट को खींच लें और जमीन में ट्रांसफर कर दें। यह क्षमता यदि आपने पहले सुना होगा तो मूंग जैसी दालों में हुआ करते थे। उनकी दाल को उनकी जो गाय की जो मूंग की दाल की जो जड़ें होती थी उनको राइजोम कहते हैं। उसमें छोटी छोटी गांठें होती है, नोडुल्स होते हैं, और वो नोडुल्स जो है जो 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 दाल जो सीधे वातावरण से न्यूट्रिएंट्स को वो सॉइल में ट्रांसफर करने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है, हाँ, अभी यही कारण है कि हम रोटेशन के आधार पर उसे बनाते थे और अब वही काम हम माइक्रोब के जरिए से कर सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि हम बड़ी आसानी से जीवा अमृत, घन अमृत, और इसमें एक जो इसके बीज होते हैं, इस बीज को थोड़ा सा अलग ढंग से ट्रीट करके, वो भी जो है ना आपके गौमूत्र आदि से हम उसकी डिसीज रेजिस्टेंट क्षमता बढ़ा सकते हैं और उसकी उर्वरक क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ये सब चीजों को जो है ना प्रमोट करना चाहिए, या जो है ना फर्टिलाइजर और केमिकल्स फर्टिलाइजर इन चीजों को प्रमोट करना चाहिए जो अपने यहाँ भंडारण है। और आपको नहीं लगता है कि हमें सब्सिडी तत्काल बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अच्छा, और आपके फॉर्मेट से जो है किसानों की आय 10 गुना यूं ही हो जाएगी, तो सब्सिडी क्यों दी जाए उनको? मैं तो ये कह रहा हूँ जो पूरा मॉडल डेवलप किया गया है इसमें किसानों की आमदनी ओवरनाइट 5 गुना होने का मॉडल है ये। बताइए। और तो मजदूरों की आमदनी 10 गुना होगी। तो फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की क्या जरूरत है? हमें तो मैक्सिमम मिल रहा है। नहीं, हम तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे ही देंगे उनको, क्योंकि हम 2 अकाउंट बना रहे हैं। उसमें एक अर्निंग अकाउंट, या हम उसको 1 MSP अकाउंट कहते हैं, और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट है, जैसा हमने पहले बताया था। इस कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट का जो पैसा है वो अलग से आएगा। मैं अगले सेशन में आपसे उससे चर्चा करूंगा। आज एक अति आवश्यक काम आने के कारण इस चर्चा को यहीं पे विराम देंगे और इस थ्रेड को फिर अपन कल या परसों दोबारा पिकअप करेंगे। ठीक है? तो यदि आपकी इजाजत हो तो अब इस चर्चा को अपन यहाँ पे विराम देते हैं और जनहित में इस चर्चा को फिर से रिज्यूम करेंगे। जी, धन्यवाद। वंदे मातरम। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।